नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ चुका है और हम निकल पड़े हैं तमाम माननीयों से मिलने के लिए और ये समझने के लिए कि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में अपने लोगों के लिए क्या कुछ किया, अपनी जनता के लिए क्या किया और क्षेत्र का कितना विकास किया। हम अभी डेहरी विधानसभा में हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और हमारा पहला सवाल यही है कि अपने कार्यकाल में आपने क्या कुछ किया है, किन कामों को आप अपनी उपलब्धियां मानते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको और आपके चैनल को। हमने अपने कार्यकाल में, जब मैं चुनाव 2020 का लड़ रहा था तो मैं क्षेत्र में जा रहा था तो यहाँ सड़क की हालत बहुत ख़राब था। तो उसी टाइम मैंने एक लिस्ट बनाते जा रहा था कि कौन कौन सड़क का जो है ख़राब स्थिति है, और चुनाव जीतने के बाद ही मैंने सारी सड़कों को जो है RWD से बनवाने के लिए मैंने अनुशंसा किया। और आज आप हमारे क्षेत्र में किसी भी गांव में जाएंगे तो किसी भी गांव का सड़क एक भी जो है ख़राब नहीं है। हमने सारे सड़कों को जो है RWD के द्वारा अनुशंसा करके बनवाने का काम किया। उसके साथ साथ हमने अपने योजना से भी जो है ग्रामीण नली गली सड़क विद्यालय में भवन सब हमने बनवाने का काम किया। और जो हमारा विकास कोष का जो हमारे माध्यम से जितना काम हुआ है सारा मजबूती के साथ काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो पीड़ित लोग थे, बीमार लोग रहते थे, जिनको ऑपरेशन केस था, जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ जो मिलता था मुख्यमंत्री के माध्यम से, उनके लिए पहले जो है विधायक लोगों से मुलाकात नहीं होता था। लोग सिग्नेचर कराने के लिए खोजते रहते थे। लेकिन हम जीतने के बाद हमने सीधा कहा कि आप हमको डॉक्टर का एस्टीमेट, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आप हमको दे दीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा डायरेक्ट उस हॉस्पिटल को चला जाएगा। इस क्षेत्र में हमने बहुत काफ़ी काम किया। तो लगभग इससे कितने लोगों को मदद मिली होगी विधायक जी? लगभग मान के चलिए कि सप्ताह में 3-4 तो फार्म मेरे पास आ ही जाता है, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। और हमने खुद फार्म हम जमा करते हैं और पेमेंट भिजवाते हैं। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, बिहार के कोई भी लोग अगर फार्म देते हैं तो उसका हम लाभ उन पर पहुंचवाते हैं। उससे हमारे क्षेत्र के जो बीमार लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिला है, पहुंचा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने जो है, आप तो हमारा बयान भी देखते रहे हैं कि हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस है। हमने शिक्षा के लिए भी अपने क्षेत्र में सब लोगों को प्रेरित करते रहे हैं कि बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए। और हमने चुनाव के पीरियड में ही जो है हमने घोषणा किया था कि हम हर अपने क्षेत्र में हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया था। हमारे यहाँ 24 पंचायत है, हमने 24 लाइब्रेरी, वो काम हुआ, पूरा कर दिया हमने। और वो अभी जितनी भी पुस्तकालय खोली गई सब चल रहा है। अच्छा, वो चल रही है, सारा पुस्तकालय चल रहा है। और नगर में भी हमने 2 पुस्तकालय खुलवाया है, वो भी चल रहा है। अभी भी पुस्तकालय का कुछ बुक रखा हुआ है, सामने है। जो बच्चे आते हैं कहते हैं कि हम लोगों को पुस्तक का कमी है, तो मैं बोलता हूँ कि ले जाइए, समझे। तो शिक्षा के क्षेत्र में कापी हो, कलम हो, कंपटीशन का किताब हम बच्चों को देते रहते हैं, ये भी हमने काम किया। अच्छा, स्थानीय तौर पर जो संस्थाएं चल रही हैं, जैसे आपका PHC है या फिर जो सरकारी स्कूल्स चल रहे हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? क्या उसमें भी आप इन्वॉल्व हुए हैं? पहले तो स्थिति बहुत ही बुरा था। जब हम पहला बार जीत कर यही अनुमंडल अस्पताल में गए थे तो ना डॉक्टर का बैठते थे, डॉक्टर थे, एक OPD चलता था जनरल। हमने गया तो पूछा कि कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो लोग बोले कि 7 या 8 स्पेशलिस्ट मतलब हैं। तो हम बोले कि अगर 7-8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो OPD 8 चलना चाहिए। फिर हमने
जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी से बात किए, सिविल सर्जन से, और हमने बोला कि 8 दिन का समय दे रहे हैं। 8 दिन में हमारे यहाँ भवन का भी कमी नहीं है और डॉक्टर भी हैं, सारा ओपीडी चलना चाहिए। 8 से 10 दिन में हमारा सारा ओपीडी जो है चलने लगा, दवा भी उपलब्ध हो गया, पेशेंट भी जाने लगे। आज आप जाकर अनुमंडल अस्पताल का स्थिति देख लीजिए कितना अच्छा। तो अनुमंडल अस्पताल में अभी 8 डॉक्टर्स ओपीडी करते हैं। हाँ, तो आप मतलब निरीक्षण के लिए ही आखिरी बार कब गए वहाँ पे? अभी तो फिलहाल में ही गए थे, 1 महीना हुआ। 1 महीने मैं तो पहले। समय समय पर जाते रहता हूँ, मैं तो रात में भी चला जाता हूँ। एक बार तो मैं 2 बजे रात को ही चला गया था। अच्छा। तो उस समय भी हमने देखा रात्रि में भी जो है डॉक्टर उपलब्ध थे। तो जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, वो मतलब स्थानीय स्तर पे भी दुरुस्त हुई है। स्थानीय स्तर पर, और जब तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उस टाइम काफ़ी जो है दुरुस्त हुआ, और दवा की संख्या भी बढ़ाया गया, दवा भी टोटल उपलब्ध रहने लगा। तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में जो है तो मुख्य रूप से तेजस्वी जी का काफ़ी इसमें योगदान रहा। मुख्य रूप से 4-5 चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। एक तो सड़कों को लेकर के बेहतर काम हुआ है आपके पूरे विधानसभा नहीं, आप क्षेत्र देख सकते हैं, आप सर्वे भी कर सकते हैं कि विधायक हमारे जी, विधानसभा बिल्कुल, में बिल्कुल। एक भी खराब रोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। सड़कों का काम हुआ है। अच्छा, कुछ रोड है जो अभी पास हो गया है, जैसे नाहर वाला जो रोड है वो सब रोड पास हो गया है। मैं उसी को लेकर के सवाल करने वाला था। खैर, जो भी बातें बताएंगे, इन बातों को लेकर के हम जनता में जाने वाले हैं और उनसे इसको लेकर के हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात आपने बताई शिक्षा को लेकर के कि पहले से स्थितियाँ बदली हैं और आप एजुकेशन को लेकर के पहले से भी बेहद मुखर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार आया है, और एक जो सबसे बेहतर बात आपने बताई कि आप तमाम लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जो वैसे लोग जिनको स्वास्थ्य के उपचार की या फिर उनको मदद की ज़रूरत है, कोई भी समस्या हो तो कोई भी हम समस्या यहाँ हो। उपलब्ध रहते हैं। विशेष तौर पर जो मुख्यमंत्री कोष से जो राशि मिलती है ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए आप सहयोग करते हैं उनका, और काफ़ी लोगों को उसका लाभ मिला है। हमने लाभ मिला। तो ये सारी बातें तो विधायक जी हो गई आपके काम से जुड़ी हुई, जो आपने अपने कार्यकाल में किए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं जो अभी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे। हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि आपकी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के सामने आ रही है, जिन बातों को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, जैसे पेंशन बढ़ाने का मामला था, डोमिसाइल का मामला है, तो जो बातें तेजस्वी कर रहे हैं उसको नीतीश कुमार लागू कर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिजली फ्री करने की बात कही, नीतीश कुमार ने उसको कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पेंशन का जो अमाउंट है उसको बढ़ाएंगे, नीतीश कुमार ने उसको कर दिया। तो वो जो कह रहे हैं वो तो ये सारा सरकार कर ही दे रही है। तो फिर मुद्दे बचेंगे ही नहीं, तो कैसे आरजेडी चुनाव लड़ेगी विधानसभा का? जो तेजस्वी जी जनता के लिए घोषणा कर रहे हैं वो सत्ता में बैठे लोग उसको पूरा करते रहे अभी इमीडिएट। तो मैं समझता हूँ कि वो ये भी जो है राष्ट्रीय जनता दल का ही जीत है, चूँकि मुख्यमंत्री जी ये भी पूरा कर दें जो माई बहन मान योजना के तहत हम लोग 2500 रुपया का घोषणा किए हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो हर गरीब माई बहन को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर जोर शोर से थोड़ा सा उठाएंगे तो ये भी पूरा कर देंगे वो। उसका भी श्रेय हम लोग मुख्यमंत्री को देने को तैयार हैं, लेकिन विजन किसका है? विजन तो हमारा है। अगर हमारे विजन को मुख्यमंत्री जी फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे अनुसार काम कर रहे हैं। अरे तो आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे फिर? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी जो भी हमारे विजन पर काम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल का एक अहम जीत है। और हमारा मुद्दा देखिए अपने लिए नहीं है ना, हम विपक्ष का काम होता है जनता के लिए आवाज़ उठाने का, और हमने जनता के लिए 200 यूनिट बिजली के लिए आवाज़ उठाया। उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिए। 125 यूनिट किया, लेकिन इसमें भी लोचा है। जिस दिन से 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, अच्छा, बिजली आ ही नहीं रहा। अभी आपके यहाँ ये इन्वर्टर चल रहा है या बिजली है?
जनरेटर चल रहा है। अरे क्या बात तो कर रहे हैं। बिजली जब आ ही नहीं रहा है तो आप फ्री क्या करेंगे, समझ गए। और 1100 रुपया जो किए हैं तो हम लोग का था 1500 रुपया, वो भी कर दें। हमारे मांग को अगर मुख्यमंत्री जी पूरा करते हैं तो ये विपक्ष का बहुत बड़ा जीत है जनता के पक्ष में। चलिए ठीक हम है, जनता के लिए ही तो हैं। विधायक जी विधानसभा चुनाव से संबंधित सवाल ले लेते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिहार में एक्टिव हैं आगामी चुनाव को लेकर के, उतने एक्टिव राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जितनी यात्राएं प्रधानमंत्री बिहार के कर रहे हैं, अमित शाह लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, राहुल गांधी उतने एक्टिव नहीं हैं। बिहार आ रहे हो लेकिन बीजेपी के मुकाबले उनका जो उत्साह है वो थोड़ा कम दिख रहा है। तो क्या आरजेडी सिर्फ तेजस्वी के बलबूते ही या फिर महागठबंधन बिहार में सिर्फ तेजस्वी के दम पर ही सरकार बना लेगी, इस लड़ाई को जीत पाएगी? ये बिहार की लड़ाई जो है, बिहार के 14 करोड़ लोगों की लड़ाई है। ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी का अकेला लड़ाई नहीं है, बिहार के 14 करोड़ जनता की लड़ाई है। चूँकि आप देखे होंगे अभी लोकसभा चल रहा है, सदन चल रहा है, राहुल गांधी जी या विपक्ष जो भी सवाल कर रहा है उसका जवाब सत्ता के लोग दे रहे हैं? एक भी जवाब दे रहे हैं लोग? जवाब देने लायक लोग हैं? जो सीज फायर हुआ, सीज फायर भारत का, सीज फायर का ड्रम घोषणा करने वाला कौन होता है कि हमने सीज फायर करा दिया? और ये बात मोदी जी को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? मोदी जी को राहुल गांधी ने यही न कहा कि आप सदन में भारत के जनता को ये बताइए, भारतवासी को, कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, कि ट्रम्प सीज फायर नहीं कराया है। क्या मोदी जी ने कहा इस बात को? मोदी जी ट्रम्प से डर रहे हैं। और ये जो टैरिफ 25% जो लगा है, अमेरिका ने जो भारत पर लगाया है, चीन के लिए 20%, पाकिस्तान के लिए 19% और भारत के लिए 25%, ये क्या है? 56 इंच का सीना जो है आपका कहाँ चला गया? पूरे देश को बेचने के बाद भी 25% टैरिफ का असर क्या भारत के किसानों पर नहीं पड़ेगा, व्यवसायियों पर नहीं पड़ेगा, आम जन पर नहीं पड़ेगा? तो मोदी जी जो हैं या बीजेपी वाले जो हैं, केवल जो है झूठ पर, उनकी पूरी बुनियाद जो है झूठ पर टिका हुआ है। अगर दम है तो मोदी जी डिबेट में आ जाएं। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने एक पीसी किया है या किसी मीडिया वालों ने कोई मोदी जी से सवाल किया है कि कहाँ गया साल में 2 करोड़ नौकरी आपका? विदेश से काला धन लाने वाले थे, कहाँ गया आपका वो? किसानों का आय दोगुनी करने वाले थे, कहाँ हुआ? बुलेट ट्रेन आपका कहाँ गया? स्मार्ट सिटी कहाँ गया? ये तमाम सवाल आप लोग उठाते रहे हैं और ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठने भी चाहिए। नहीं, देखिए, मेरा कहना ये है विपक्ष, सुन लीजिए बात पहले, विपक्ष के साथ साथ हमारा मीडिया भी जो है वो तीसरा स्तंभ है। हाँ, मीडिया को भी इन तमाम पहलुओं की बात करनी चाहिए। क्या मीडिया मतलब कि ये सवाल कर रहा है क्या? सवाल किससे पूछा जाता है? जो सत्ता में है उससे सवाल तो क्या सत्ता वालों से मीडिया वाला सवाल पूछते हैं? ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, आप मीडिया से हैं, आप भी तो बता सकते हैं। क्योंकि हम तो, आप यहाँ के विधायक हैं तो हम तो आपसे सवाल करने आए हैं। आप हमसे करने आए हैं, लेकिन क्या सत्ता में बैठे लोगों से मीडिया को सवाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उनका तो काम ही वही है। अगर सवाल नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई मीडिया कर्मी सवाल नहीं करता है सत्ता पक्ष से तो वो गलत कर रहा है। मैं विधायक जी, मेरा सवाल ये था
कि राहुल गांधी उतने एक्टिव नहीं दिखते जितने प्रधानमंत्री और अमित शाह बिहार को लेकर के दिख रहे हैं। मतलब चुनाव को लेकर के वो बार बार बिहार आ रहे हैं, यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी जब इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे तो क्या आरजेडी के लिए मुश्किल नहीं होगा ये लड़ाई जीत पाना? बिहार में इंडिया गठबंधन जो है, भाई वही कह रहा हूँ, बिहार में पूरी इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर मजबूती से एक्टिव है। उसमें राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी जी हों, लेफ्ट के लोग हों, मुकेश सहनी जी हों, सारे इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो हैं मोदी जी और अमित शाह से ज़्यादा एक्टिव हैं। और उसके साथ साथ बिहार की जनता का भी जो है नज़र आज इंडिया गठबंधन की तरफ है कि इंडिया गठबंधन आएगा तो बिहार का कायाकल्प होगा। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। मुझे लगता है ये विषय में आपकी हमेशा से ज़्यादा रुचि रही है। धार्मिक मामलों को लेकर के आपके बयान अक्सर चर्चा में रहे हैं, खास करके हिंदू देवी देवताओं को लेकर के। आज जिस मौके पर हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं, सीतामढ़ी में मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं और सरकार एक बहुत बड़ा फंड इन्वेस्ट कर रही है। आमतौर पर देखा गया है कि मंदिरों के डेवलपमेंट में सरकार डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व नहीं होती। अयोध्या में भी मंदिर बना तो उसमें ट्रस्ट था, लोगों ने पूरे देश से चंदा दिया, फिर वो मंदिर बना। लेकिन बिहार के सीतामढ़ी में जो मंदिर का शिलान्यास हो रहा है उसमें सरकार खुले तौर पर इन्वॉल्व है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो बिहार के जनता का समस्या है, कमाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, कलम का मुद्दा है, किताब का मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो फेल है, उस मुद्दे से बिहार की जनता को भटकाने के लिए एक कदम जो है सत्ता के लोग उठा रहे हैं। और ये काम सत्ता के दल का नहीं है, ये काम जो है साधु संत जो है मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी बनाना होता है उनके संस्था के लोगों का काम होता है। सरकार का जो काम होता है जनता के शिक्षा का व्यवस्था करना, स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, रोजगार का व्यवस्था करना और अच्छा व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था करना, इंडस्ट्री लगाना ताकि सरकार को, ताकि जनता को, पब्लिक को नौकरी लग सके, हमारे बिहार के लोग बाहर न जाएं। उस क्षेत्र में तो काम करना नहीं है। मोदी जी आते हैं, घोषणा करते हैं कि इस बार आएंगे तो हम इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। अब पता नहीं कब चाय पिएंगे उस मिल का चीनी का। तो उन लोगों को विकास पर तो कोई काम करना नहीं है। तो ये इसको लेकर के आपकी क्या राय है? मतलब जिस तरह से अयोध्या में मैंने अपना मंदिर निर्माण हुआ, क्या बिहार में मैंने राय बता दिया कि एक काम जो है मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, ये सब काम उनके संस्था के लोगों का है, न कि सरकार का है। सरकार का जो काम होता है जनता के हित में काम करने का, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कमाई पर, इंडस्ट्री लगाइए, सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था मतलब करिए, हमारे राज्य की जो जनता है बेहतर जीवन कैसे जिए उस पर काम करें। ये सब सरकार ये सवाल इसलिए भी आपसे करना जरूरी था क्योंकि आप अक्सर मंदिरों के खिलाफ बात करते रहे हैं। मैं कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के खिलाफ बात नहीं किया हूँ। मेरा एक एक बयान देख लीजिए। आपका ही मैं बयान, मेरा बयान देख लीजिए। मैं दोहरा हूं सर, मैंने हमेशा बोला है कि ये काम सरकार का नहीं है, ये काम उस संगठन के लोगों का है, सरकार का काम है। नहीं, मंदिरों को लेकर के जो आपने बातें कही हैं, जो आप इसका मतलब कि मेरा पूरा वीडियो नहीं देखे हैं। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। वो लोग काट काट करके आपने कहा कि मंदिर में जाने से अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंड को बढ़ावा मिलता है। ये बात तो आपने कही थी। ये मैंने नहीं कहा। उसके साथ साथ आप भूल रहे हैं, ये बात मैंने नहीं कहा था। आपने सावित्रीबाई फुले को कोट किया था। ये बात जो है सावित्रीबाई फुले ने जो है अपने शिक्षा के क्रम में जो महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था,
मनुवादियों के द्वारा रोका जा रहा था। आप सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थे तो उन पर गोबर और पत्थर फेंका जाता था। उस पीरियड में सावित्रीबाई फुले ने जो बात कहा था, मैंने सावित्रीबाई फुले के बातों को मैंने समाज में रखा कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए हमारे लिए ये कहा। हाँ, तो जब सरकार 883 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण में लगा रही है, तो क्या आपको लगता है कि सीता माँ का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जन्मस्थली जिसे कहा जा रहा है, वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये देखना मेरा काम नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने हमारा अपना मंतव्य मैंने दे दिया है कि ये काम सरकार का नहीं है, ये काम जो है उस संस्था के लोगों का। सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था? हाँ, सरकार का ये काम ही नहीं है। सरकार का काम जो है, बिहार में जो पब्लिक है, जनता है, गरीब हैं, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, कमाई, दवाई। चलिए विधायक जी, आखिरी सवाल हम करेंगे। एक शख्स हैं बिहार में जिनसे तमाम पार्टियां घबरा रही हैं। नाम प्रशांत किशोर है, आपने भी नाम सुना ही होगा, पूरा बिहार घूम रहे हैं प्रशांत किशोर जी। कितना बड़ा चैलेंज जनसुराज जो उनकी पार्टी है वो हो सकती है आरजेडी के लिए विधानसभा चुनाव? गांधी मैदान का रैली आपने देखा था? तो वो तो कह रहे थे कि सरकार के लोगों ने रोक दिया सबको, हमारे तो लोग आ ही रहे थे। प्रशांत किशोर जी ने सरकार का बी टीम है और सरकार के लिए ही काम मतलब कर रहे हैं, और पूरी बिहार का जो जनता है। सम्राट चौधरी का तो उन्होंने सारा चिट्ठा खोल मैं रखा कह है रहा हूँ ना, सम्राट चौधरी का चिट्ठा खोल दिए। मोदी जी का चिट्ठा क्यों मंगल पांडे का खोल रहे हैं वो? मोदी जी का चिट्ठा क्यों नहीं खोल रहे हैं? अमित शाह का चिट्ठा क्यों नहीं खोल रहे हैं? अरे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उनको बीजेपी ही का बी टीम है और बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगे? 1% भी नहीं। 1% नहीं? 1% भी नहीं। हमारी बिहार की पूरी जो है जनता है, सबको समझ रहा है, और आज पूरी बिहार के जनता को एकमात्र तेजस्वी यादव जी पर भरोसा है कि वो आएंगे तो बिहार का अच्छा होगा, बिहार में अच्छा दिन आएगा, और बिहार में अगर अच्छा दिन लाना है तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यही बिहार का जनता का विचार। चलिए विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तमाम बातें हमने अभी बैठ करके की हैं, इन बातों को लेकर के मैं जनता में जाऊंगा और इन बातों पर मैं जनता का रिएक्शन लूँगा और देखते हैं जनता क्या कहती है। आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।